नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है जेएमडी स्टडी में। बच्चों, हमारे पास पाठ चल रहा था 6 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी और क्या पढ़ लिया था, उत्प्रेरक, जिसके बारे में उत्प्रेरक के बारे में क्या परिभाषा पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या बताया था कि उत्प्रेरक एक प्रकार क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, परिवर्तित, या तो अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देंगे या फिर उसके वेग को क्या कर देंगे, कम। ठीक है, उसके एक दो क्या देख लिए थे, उदाहरण देख लिए थे। उसके आगे हम उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे, उत्प्रेरक के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। इसमें हम पहला पढ़ेंगे क्या, अवस्था के आधार पर, कि भाई उत्प्रेरक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर आपको पता होगा कि उत्प्रेरक स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, तो अवस्था के आधार पर मतलब ये ठोस होंगे, मतलब किसी मिश्रण में ठोस होंगे, किसी मिश्रण में क्या होंगे, ये द्रव अवस्था में होंगे, किसी में गैसीय अवस्थाओं में होंगे, तो वो सब देखेंगे। तो अवस्था के आधार पर हम देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। एक तो होगा समांगी और एक होता है विषमांगी। ठीक है, अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, एक तो समांगी और एक विषमांगी। ठीक है, समांगी मतलब समान, भाई जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की जो अवस्थाएं, जिनकी जो भौतिक अवस्थाएं वो क्या होंगी, समान। जैसे अभिकारक गैस में है तो उत्पाद भी किसमें होगा, गैस में, और उत्प्रेरक भी किसमें होगा, गैस में। लेकिन विषमांगी में क्या होता है, विषमांगी में अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं होती है वो क्या हो जाती हैं, अलग अलग। ठीक है, जैसे अभिकारक ठोस में होगा तो वो किसमें होगा, उत्प्रेरक गैस में। यदि वो गैस में, अभिकारक गैस में है तो उत्प्रेरक किसमें होगा, ठोस में। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं। आगे देखो, अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। उसमें पहला पढ़ेंगे हम क्या, समांगी उत्प्रेरक। ठीक है, समांगी मतलब समान। तो देखो, वे पदार्थ, या फिर बोलते हैं क्या कि वे पदार्थ, या फिर क्या बोलते हैं इसको, क्या कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्था समान होती है तो वह उत्प्रेरक समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। भाई भौतिक अवस्था कैसी होगी, समान, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे अपन, समांगी उत्प्रेरक। इसके उदाहरण के तौर पर हम देखें, मान लेते हैं SO2 गैस है। ठीक है, यह अभिक्रिया करेगी किससे, ऑक्सीजन गैस से। ठीक है, इसका जो उत्प्रेरक होता है वो होता है NO, जो ठोस अवस्था में होता है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं SO3, ये भी किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो यहां देखो, जो दो अभिकारक हैं SO2 और ऑक्सीजन, ये दोनों किसमें है, गैस में। लेकिन जो उत्प्रेरक है वो भी किसमें होगा, गैस में। किसमें होगा, गैस में। भाई तभी तो ये समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, और NO, क्योंकि यहाँ दोनों अभिकारक किसमें है, गैस में, जबकि ये भी किसमें है, उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में, इसीलिए ये क्या होगा, समांगी उत्प्रेरक। दूसरा हम इसका उदाहरण देखें, CH3COOH, ये होता है किसमें, लिक्विड फॉर्म में। किसमें होगा, ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, CH3 ये होगा किसमें, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे किससे, जल से। ये जल भी किसमें होता है, लिक्विड फॉर्म यानी जलीय अवस्था में होता है। ठीक है,
जब इसका उत्प्रेरक हम काम में लेंगे क्या, HCl, ठीक है। ये HCl होगा वो aqu मतलब जलीय अवस्था में होता है। तो aqu का आपको बताया था ना कि जब किसी अभिक्रिया में कोई भी यौगिक या कोई भी विकारक उत्पाद जलीय विलयन में होते हैं तो उनमें कोष्ठक में क्या लिखा जाता है, aqu, ठीक है। ये मिलकर अपने पास बनाएंगे CH3COOH, क्या बनाएंगे, एसिटिक अम्ल, ठीक है। ये होगा किसमें, एक्वस में। इसके अलावा अपने पास बन जाएगा C3OH, ये भी किसमें होगा, एक्वस में। तो यहां देखो अभिकारक जलीय अवस्था में, जल भी जलीय अवस्था में, और ये HCl भी किसमें, एक्वस या जलीय अवस्था में है ना। तो तीनों ये दोनों और तीनों किसमें हो गए, भौतिक अवस्था समान हो गए, मतलब लिक्विड लिक्विड जलीय द्रव्य अवस्था में हो गए ना। इसीलिए यह उत्प्रेरक क्या कहलाएगा, अपने पास समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा, ठीक है। इसमें पता लग गया आपको कि भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक व उत्पाद तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो वे उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे, समांगी उत्प्रेरक कहलाएंगे। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगला उत्प्रेरक पढ़े विषमांगी उत्प्रेरक। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं अपन, अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। देखो अगला हम देखते हैं दूसरा विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। तो देखो समांगी में तो तीनों अवस्थाएं क्या थी, समान तीनों की, अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की। लेकिन यहाँ जो अभिकारक और उत्प्रेरक है ना, उनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे परिभाषा लिखे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग हो तो वह उत्प्रेरक विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है, विषमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर बात करें, इसका उदाहरण देखें हम कि भाई इसमें क्या होगा, जो अभिकारक और उत्प्रेरक है इनकी अवस्थाएं कैसी होंगी, असमान, मतलब अलग अलग, ठीक है। जैसे हम बात करें इसका उदाहरण, नाइट्रोजन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से होती है, हमने पिछली बार पढ़ा था ना उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ठीक है। तो बनेगा क्या, अमोनिया बनती है, क्या बनेगी, अमोनिया, ठीक है। क्या बनेगी, अमोनिया। अब इसमें जो उत्प्रेरक काम में आता है वो काम में आता है फेरस, ठीक है। ये दोनों किसमें हैं, गैसीय में, ठीक है। इसके अलावा ये भी किसमें होगा, गैस अवस्था में। लेकिन जो Fe होता है वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, लेकिन इसका जो उत्प्रेरक Fe है वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में। इसीलिए ये कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, विषमांगी उत्प्रेरक, कौन, Fe, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल हम देखें, वनस्पति तेल, जो किस अवस्था में होता है, लिक्विड यानी द्रव अवस्था में। जब इसका हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं, क्या करेंगे, हाइड्रोजनीकरण। तो देखो इसका जो कौन सा निकल काम में आता है, कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, निकल, ठीक है। जो कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में। और जब वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो क्या बनेगा, वनस्पति घी, क्या बनता है, वनस्पति घी। अब देखो जो घी होगा वो कौन सी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में। अब देखो यहाँ वनस्पति तेल लिक्विड अवस्था में है, जबकि जो निकल है वो कौन सी अवस्था में है,
गैसीय अवस्था में, तो दोनों की अलग अलग अवस्थाएं हो गई ना, इसीलिए जो निकल उत्प्रेरक होगा वो कौन सा होगा, विषमांगी उत्प्रेरक। ठीक है, ये हमारे पास दो उत्प्रेरक थे, किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। अब हम अगला देखते हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर हम देखते हैं मैं कैसे क्या क्रिया करते हैं। तो दूसरा प्रकार है इसका, क्रिया के आधार पर। अवस्था के आधार पर दो प्रकार के हो गए, समांगी और विषमांगी। क्रिया के आधार पर हम बात करें तो ये चार प्रकार के होंगे। एक तो होगा हमारे पास धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक होगा स्वयं उत्प्रेरक और एक होगा क्या, जैव उत्प्रेरक। हम बात करते हैं सबसे पहले इसके प्रकार की। भाई इसके अंतर्गत कितने प्रकार के होंगे, चार प्रकार के होंगे। एक तो होगा क्या, धनात्मक, एक होगा ऋणात्मक, एक होगा स्वतः उत्प्रेरक और एक होगा क्या, जैव उत्प्रेरक। देखो हम बात करें धनात्मक उत्प्रेरक की, तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है वो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगे, धनात्मक मतलब वृद्धि कर देंगे। तो वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार बात करें ऋणात्मक की, तो ऋणात्मक का होता है कमी करना। ठीक है, तो वे उत्प्रेरक जो किसी अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे हम बात करते हैं एक क्लोरोफॉर्म होती है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को जब हमें खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वह अपनी वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके एक विषैली गैस बनाती है जिसे हम बोलते हैं फोर्सिन। ठीक है, जो इस विषैली गैस का कम श्रावण करने के लिए इसके एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है, किसमें, क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, इसीलिए उसके जो क्लोरोफॉर्म होगा वो ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। हम तीसरा आता है इसमें स्वतः उत्प्रेरक। स्वतः उत्प्रेरक में क्या होता है भाई, कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि जिसमें उत्पाद बनता है ना, जो बना हुआ उत्पाद है वो ही उत्प्रेरक का काम करने लग जाता है। तो वह जो उत्पाद होगा वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करेगा, तो वह स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं हम चौथा, जैव उत्प्रेरक की। तो जैव मतलब जीव। भाई जीवों के अंतर्गत जितनी भी अभिक्रियाएं होती है, जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें काम आने वाला उत्प्रेरक या पदार्थ वो क्या कहलाता है, जैव उत्प्रेरक कहलाता है। जिसे साधारणतः हम एंजाइम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, एंजाइम के नाम से, जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। किससे मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन से। तो एक एक के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम क्या, धनात्मक उत्प्रेरक। पहला पढ़ेंगे क्या, धनात्मक उत्प्रेरक। तो देखो अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के वेग को, अभिक्रिया के बढ़ाने वाले उत्प्रेरक धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल की हम बात करें, पहला उदाहरण इसका देखें हमें, हमारे पास 2KClO3 MnO2। ठीक है, इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है, MnO2। ठीक है, ये बनाएगा KCl प्लस O2। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और यहाँ 2। तो देखो यहाँ जो MnO2 है वो किसका काम करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक का। दूसरा हम इसका उदाहरण देंगे, हमारे पास 2SO2 प्लस O2। ठीक है, NO और SO3। अब देखो 2 2 4 O3। ठीक है, तो हमारे पास यहां जो NO है वो किसकी तरह काम करेगा, धनात्मक उत्प्रेरक की तरह। तो यहां
इसकी बात करेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक की। मैं पानी पी लेता हूं उसमें। नोट कर लिया। इसके आगे हम बात करते हैं दूसरा उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक होगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके आधार पर पढ़ रहे हैं हमें क्रिया के आधार पर। तो देखो, अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले या फिर घटाने वाले, है ना, कम करने वाले उत्प्रेरक ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। कैसे उत्प्रेरक कहलाएंगे भाई? ऋणात्मक उत्प्रेरक। इसके उदाहरण देखें। इसके उदाहरण हम देखते हैं। पहला H2O2 H2O प्लस O2, ठीक है। देखो दो दो, यदि ऑक्सीजन दो तो यहां दो करे, दो दूनी चार। अब देखो यहां पर जो उत्प्रेरक काम में आएगा वो काम आएगा ग्लिसरॉल। देखो जो H2O2 है, इसके अपघटन को कम करने के लिए इसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में आएगा? ग्लिसरॉल। कौन सा काम में आएगा? ग्लिसरॉल, ठीक है। तो यहां ग्लिसरॉल हो गया, वो कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। उसी प्रकार हम दूसरा देखें, क्लोरोफॉर्म CH3 प्लस O2, जहां काम में आता है उत्प्रेरक C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। ये बनाएगा COCl2 जिसे बोलते हैं अपन फोस्फीन और 2HCl। तो यहां देखो इसे बोलेंगे क्या? फोस्फीन, जो कैसी होगी? विषैली। कैसी होगी? विषैली। और ये हो जाएगा अपने पास क्लोरोफॉर्म, जिसका उपयोग किसी भी आदमी को बेहोश करने में किया जाता है। देखो तो जहां ये क्लोरोफॉर्म है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया कर क्या बनाती है? फोस्फीन गैस। कौन सी गैस बनाएगी? फोस्फीन, जो कैसी होगी? विषैली। इस गैस का उत्पादन, मतलब इस गैस न बने, इसके कम करने के लिए इसमें कौन सा मिलाया जाएगा? एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई क्लोरोफॉर्म में एथिल अल्कोहल मिलाकर क्यों रखा जाता है? वो इसीलिए रखा जाता है क्योंकि यह ऋणात्मक उत्प्रेरक है और जो इस अभिक्रिया के वेग को क्या कर देगा? कम, ठीक है। इसके हम आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला उत्प्रेरक स्वतः उत्प्रेरक। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे? स्वतः उत्प्रेरक। देखो यदि हम बात करें स्वतः उत्प्रेरक में कि भाई जब अभिक्रिया में बना उत्पाद, जब अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो वह उत्पाद स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। देखो इसमें होता क्या है कि भाई जो अभिक्रिया में उत्पाद बनता है ना,
इस सभी क्रिया में जो उत्पाद बनता है वो किसकी भांति किसकी तरह कार्य करने लग जाता है, उत्प्रेरक की भांति। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्वतः उत्प्रेरक। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसका जो एथिल COO, ठीक है, इसे बोलते हैं हमें एथिल एसीटेट। क्या बोलेंगे, एथिल एसीटेट। यह जल से क्रिया करता है तो यहां बनाएगा क्या, CH3COO H प्लस C2H5OH। ठीक है, ये तो देखो इसे बोलते हैं अपन क्या, एथिल एसीटेट। ये जल हो जाएगा, इसे बोलेंगे क्या, एसिटिक अम्ल। ये हो जाएगा क्या, एथिल अल्कोहल। अब देखो यहां पर जो एसिटिक अम्ल है वो इस सभी क्रिया में क्या करता है, खुद ही एक उत्प्रेरक की तरह काम करने लग जाता है। इसीलिए इस एसिटिक अम्ल को क्या बोलेंगे हम, स्वतः उत्प्रेरक। नोट कीजिए। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। कौन सा पढ़ेंगे, जैव उत्प्रेरक। चौथा है अपने पास जैव उत्प्रेरक। देखो जैव रासायनिक क्रियाओं, जैव रासायनिक क्रियाओं या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की गति को बढ़ाने वाले पदार्थ जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे भाई, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, इन्हें एंजाइम कहते हैं जो नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ है, जो नाइट्रोजनी कार्बनिक पदार्थ है, और जिन्हें क्या बोलेंगे बड़े, एंजाइम। क्या बोलेंगे भाई, एंजाइम। जैसे हम बात करें उदाहरण की, NH2CONH2, जिसे बोलते हैं अपन क्या, यूरिया। क्या बोलेंगे भाई, यूरिया। जब इसकी जल क्रिया होगी, ठीक है, तो ये बनाएगा क्या, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, अमोनिया व कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इस यूरिया का जो जलीय गठन होगा, ठीक है, तो किसके उपस्थिति में होगा, एक एंजाइम होता है यूरिएज। ठीक है, तो यहाँ ये यूरिएज है वो किसका काम कर रहा है, जैव उत्प्रेरक का। किसका काम कर रहा है भाई, जैव उत्प्रेरक का।